फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर सेशन में भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। आपके एनुअल एग्जाम्स के लिए बहुत ही रिलेवेंट होने वाले हैं। तो सेशन को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और उसको शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चैनल में नए हैं तो उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने मानव हृदय के भीतर स्थित किस तंत्रिका नेटवर्क को मिनी ब्रेन के रूप में पहचाना है। बड़ी उपलब्धि एक तरीके से साइंस एंड टेक फील्ड में कि मानव हृदय के भीतर स्थित एक तंत्रिका नेटवर्क को खोजा गया है जिसको मिनी ब्रेन के रूप में पहचाना गया है। जी हाँ, तो इस नर्वस सिस्टम का नाम है इंट्रिंसिक कार्डियक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि दिल और दिमाग अलग है। ठीक, तो अब एक लिंक ये बन रहा है ना। दिल से भी सोचिए, दिमाग से भी सोचिए और दोनों की मानिए। चलिए देखते हैं इस पे पॉइंट्स। तो इंट्रिंसिक कार्डियक नर्वस सिस्टम, इसको हम एब्रीविएशन फॉर्म में ICNS भी बोल सकते हैं। इसे हार्ट्स मिनी ब्रेन बोला जा रहा है। ठीक, हार्ट का ये मिनी ब्रेन है और मतलब इसका बेसिकली पर्पज ये है कि इसका काम ये है, फंक्शन ये है कि मस्तिष्क के आदेश का इंतजार किए बिना ये इमरजेंसी के टाइम में धड़कन को नियंत्रित कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, कुछ खास न्यूरॉन्स होते हैं माइंड के, जिनको हम NPY+ और DDH1+ इनको बोल सकते हैं। ये अत्यधिक तनाव के समय हृदय की रक्षा करते हैं। स्टैटिक पॉइंट में आप इनको समझ सकते हैं। और अगर इस हम रिसर्च के इम्पोर्टेंट की बात करें, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, फ्यूचर में किस तरीके से ये हेल्प कर सकता है, तो भविष्य में जो एक तरीके से हार्ट को देखा जाए, हार्ट के टर्म में जितनी भी बीमारियां हैं, एक पेसमेकर एक बड़ा रोल अदा करता है आज की डेट में। ठीक, तो आने वाले समय में अगर जटिल पेसमेकर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक, तो इनको कम यूटिलाइज करके या इसको और किस तरीके से बेहतर तरीके से यूज करके और इन न्यूरॉन्स को किस तरीके से कंट्रोल करके या एक्टिवेट करके दिल की बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है हार्ट की हेल्थ को लेकर भी और एक डिस्कवरी के टर्म में भी। चलिए आगे देखते हैं। सोनम वांगचुक ने हाल ही में केंद्र सरकार से मिले आश्वासनों के बाद कितने दिनों से जारी अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को समाप्त किया है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि भाई यहाँ पे जेनजी मूवमेंट चल रहा था। ठीक, और सोनम वांगचुक ने यहाँ पे ये भूख हड़ताल शुरू की थी CGP के मंच से, है ना। ये जंतर मंतर पे इन्होंने स्टार्ट किया था, फिर बाद में ये बढ़ता गया और सरकार ने इनको उठा लिया, इनकी अपनी निगरानी, इनके स्वास्थ्य को चिंता में रखते हुए। तो देखिए, इस सब जितना भी इवेंट हुआ है इस मतलब मोमेंट को लेकर और सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल को लेकर बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं, बहुत सारे रील्स हम देख रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होगा, छोटी छोटी पॉइंट्स हम शायद भूल जाएं और एग्ज़ाम में वही पूछ ले, तो ये एक तरीके से हमारे लिए बड़ा ही एम्बैरेसिंग होगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में हमेशा सेट करके रख लेना कि ये जो भूख हड़ताल चली है वो 26 दिन तक चली है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे पूछा जा सकता है। तो आपको पता है कि ये भूख हड़ताल क्यों तोड़ी गई है, ठीक, किन शर्तों पे तोड़ी गई है। तो सरकार ने एक तरीके से लिखित में सोनम वांगचुक को आश्वासन दिया है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाएगा, पारदर्शिता लाई जाएगी, मांगों पर संसद में चर्चा भी की जाएगी, उस पर पेपर लीक पे जो भी कानून है उसको किस तरीके से अमेंड किया जा सकता है, उनमें किन कंडीशंस को लागू किया जा सकता है, क्या सख्त कानून बनाया जा सकता है, ये सारी बातों का उन्होंने जो है लिखित में आश्वासन दिया है। ठीक, अच्छा, अब पर्टिकुलर अगर हम यहाँ पे सोनम वांगचुक की बात करें तो सोनम वांगचुक लद्दाख के एक प्रसिद्ध इंजीनियर, इनोवेटर और शिक्षा सुधारक हैं। ठीक, हम लोग वीडियोज़ में कई सारी चीज़ें देखते रहते हैं इन्होंने क्या क्या इनोवेट किया है। ठीक, और इन्होंने एक सेकमॉल, जिसको हम स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख बोलते हैं, इसकी स्थापना की थी। ठीक, इस पर भी बहुत सारा एक तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से अपोज किया गया है कि इस NGO में जो फंडिंग आ रही है वो गलत तरीके से आ रही है, फंडिंग को रोक दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो एक अलग मुद्दा है। बस आप ये जानो, आपसे ये पूछा सकता है कि भाई सेगमॉल के फाउंडर कौन है, ठीक, या इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इनोवेटर के तौर पे देखें तो इन्होंने आइस स्तूपाज तकनीक का आविष्कार किया है। ठीक, और बहुत ही एक तरीके से इनोवेटरी है ये और बहुत ही एडवांटेज देने वाला है। क्यों? क्योंकि ये सर्दियों के पानी को बर्फ़ के टावर के रूप में जमा कर गर्मियों में खेती के लिए पानी उपलब्ध कराती है ना, पानी पीने के लिए भी और खेती के पानी के लिए भी, दोनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जो लद्दाख का क्षेत्र है वो बहुत ही मतलब
सर्दियों वाला क्षेत्र है, टेम्परेचर बहुत ही मिनिमम रहता है ना। तो जो भी वहाँ पे एक तरीके से नेचुरल झरने हैं, नेचुरल जो पानी का सोर्स है, वहाँ से पानी को लाकर उसको एक तरीके से फाउंटेन की तकनीक से ऊपर फेंका जाता है थोड़ा दूर पानी को। फिर वो पानी जब नीचे गिरता है तो टेम्परेचर की वजह से वो धीरे धीरे वो अपने आप जम जाता है ना। तो इस तरीके से वो एक टावर का रूप ले लेता है, आपने वीडियोज़ में देखा होगा। फिर भी अगर आप नहीं देखे हो तो एक बार गूगल सर्च कर लेना, मैं यहाँ पर लगाना भूल गया पिक। तो आइस स्तूपा उसको हम बोलते हैं। तो वो एक तरीके से क्या होता है, वो ग्लेशियर की जिस तरीके से धीरे धीरे पिघल के नदियों में अपने पानी को छोड़ता रहता है, उसी तरीके से ये भी काम करता है। तो अपने आप में वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ़ ये इनोवेशन है ना। अगर हम इनके पुरस्कार की बात करें तो कई सारे पुरस्कार इनको मिले हैं, लेकिन सबसे जो प्रतिष्ठित एक तरीके से बड़ा पुरस्कार है, इनको 2018 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित किया गया था। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें इनके जो पुरस्कार हैं, जो फंक्शन हैं, वो सब आप रिसर्च कर लो, लिख लो, जरूर इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। अफ्रीका, उत्तर अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डूबकल को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की एशियाई बनी 8 वर्षीय इया क्रिस का संबंध भारत के किस राज्य से है। मतलब ये भाई कि भारत की 8 वर्षीय जिनका नाम है इया क्रिस, उन्होंने ये कारनामा किया है, एक उपलब्धि हासिल की है कि उत्तर अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डूबकल को फतह किया है। ठीक है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये केरल से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ये जो माउंट डूबकल है वो मोरक्को में आता है। ठीक, और इसकी जो ऊंचाई है वो 4167 मीटर है। ठीक, वहाँ पहुँच कर इन्होंने तिरंगा फहराया। स्टैटिक पॉइंट को समझते हैं। देखिए ये जो माउंट डूबकल है यह उत्तर अफ्रीका और पूरे अरब जगत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक, जो कि मोरक्को जो है वो अरब कंट्रीज़ में गिना जाता है। ठीक, अच्छा, अगर हम इसके उत्तर पश्चिम अफ्रीका में स्थित स्थिति की बात करें तो ये एक तरीके से मोड़दार पर्वत श्रृंखला है जो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में फैली हुई है। यह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को सहारा मरुस्थल से अलग करती है। ठीक है, अच्छा, एक है माउंट किलिमंजारो बगल में। अब हम यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की भी बात कर लेते हैं, जो तंजानिया में स्थित है, और यह पूरे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो माउंट किलिमंजारो और मोरक्को की माउंट डूबकल, ये भी दिमाग में आप जरूर रखो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जुलाई 2026 में केंद्र सरकार द्वारा किसे नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया गया है। ठीक, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, अपॉइंटमेंट या रेजिग्नेशन में क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, तो ये पूछा जा सकता है। करेक्ट आंसर क्या है, अनुराग जैन। जी हाँ, अनुराग जैन को नीति आयोग का CEO नियुक्त किया गया है। ठीक, तो ये याद कर लें। तो ये अनुराग जैन जो हैं वो 1989 बैच मध्य प्रदेश काडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। ठीक, और इनको भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया गया है। अच्छा, नियुक्ति जो है नीति आयोग में है, तो नीति आयोग की पॉइंट्स को समझ लेते हैं। देखिए, नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रखिए। अच्छा, एक चीज़ और है जो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीति आयोग के बारे में, कि यह जो है गैर संवैधानिक यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल थिंक टैंक है। ठीक है, तो ये आप दिमाग में रखो। कई बार क्या होता है, कई सारी बॉडीज, कई सारी चीज़ें जो हैं वो ऑप्शन में दे देगा और बोलेगा कौन संवैधानिक है या कौन संवैधानिक नहीं है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो नीति आयोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सिंपली बेसिकली क्या है, यहाँ पे ये थिंक टैंक है, गवर्नमेंट के उसमें बनाई गई है ये, और इसका पदेन अध्यक्ष जो होता है भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक, आगे देखते हैं। हाल ही में 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से सम्मानित प्रसिद्ध कवि और गीतकार R वैरामुथु किस भाषा के साहित्यकार हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक, तो ये जो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 2025 के लिए है, और ये R वैरामुथु को दिया गया है। तो भाषा पूछी जा सकती है कि किस भाषा की रचना के लिए, किस भाषा की साहित्य के लिए R वैरामुथु को 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो वो भाषा क्या है, तमिल। जी हाँ, तमिल भाषा की साहित्य के लिए R वैरामुथु को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। कौन सा, 60वां। ये नंबर भी याद रखना है, कौन सा ईयर का, 2025। ठीक है, चलिए, तो इम्पोर्टेंट यही है, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले तमिल साहित्य के तीसरे लेखक बन गए हैं। ठीक है, कौन कौन है वो आपको दिमाग में रखना है, रिसर्च कर लो ढंग से।
तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत विजेता को वाग्देवी यानी कि देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा और 11 लाख की राशि दी जाती है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा की जाती है। इसके संस्थापक थे साहू शांति प्रसाद जैन। और प्रथम पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप, उनकी कृति थी ओडकुझल, इसके लिए दिया गया था। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित और भी कुछ पॉइंट्स हैं, आपको मालूम है, अपने नोट्स में लिख लीजिए या रिसर्च करना चाहें कर लीजिए। लेकिन पॉइंट्स जितना आप अच्छे से लिखोगे, याद करोगे, उतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, आई होप ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या उनके लिए रिलेवेंट होंगे। ठीक, तो इसी तरीके से सेशन में बनते रहिए। चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, क्योंकि चैनल जो है नया है, आप सबके सपोर्ट और फीडबैक की ज़रूरत है, तो अपना सपोर्ट और फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।